पिछले लगभग 50 सालों में भारत में एक ऐसा कानून बना है और बदला है जिसने लाखों लोगों के लिए वर्कप्लेस की तस्वीर ही बदल दी है। चलिए समान वेतन के इस सफर को आज करीब से समझते हैं। समान काम के लिए समान वेतन, ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा है या फिर एक ऐसा अधिकार जिसे सच में लागू करवाया जा सकता है? बस इसी सवाल का जवाब इस पूरे कानूनी सफर की कहानी है। तो इस सफर को हम 3 खास पड़ावों में समझेंगे। पहला 1976, जब इस कानून का जन्म हुआ। दूसरा 1987, जब अदालतों में इसकी असली ताकत परखी गई। और तीसरा 2019 के बाद का दौर, जब ये कानून एक नए और ज्यादा समावेशी रूप में हमारे सामने आया। अच्छा, इस कानून को ठीक से समझने के लिए ना हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। ये जो समान वेतन का आइडिया है, ये असल में भारत के संविधान और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वादों में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं था। इसकी नींव तो हमारे संविधान में ही रखी गई थी। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है। और सबसे खास है आर्टिकल 39D, जो सीधे सीधे कहता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। तो संवैधानिक आधार तो था ही, साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन रहा था। हुआ ये कि 1975 को इंटरनेशनल विमेन्स ईयर घोषित किया गया और इसने भारत पर एक तरह का दबाव बनाया कि वो ILO के 1951 के इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन के वादे को पूरा करे। बस यहीं से पहले बड़े कानून की नींव पड़ी। और इसी सब के चलते हम पहुंचते हैं साल 1976 के उस ऐतिहासिक कानून पर, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ये वो कानून था जिसने आने वाले कई दशकों के लिए बराबरी का एक खाका तैयार कर दिया। इस पूरे कानून का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, एक ही काम या समान प्रकृति का काम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, अगर 2 नौकरियों में एक जैसा स्किल, एक जैसी मेहनत और एक जैसी जिम्मेदारी लगती है और दोनों एक जैसे माहौल में की जा रही हैं, तो भाई उनकी सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए। अब इस आइडिया को असलियत में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए अदालतों ने एक 3 पॉइंट टेस्ट बनाया। वो 3 चीजें देखते हैं। पहली, काम के लिए जरूरी स्किल क्या है, जैसे कि क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग। दूसरी, एफर्ट कितना लग रहा है, मतलब दिमागी और शारीरिक दोनों तरह की मेहनत। और तीसरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जवाबदेही का लेवल क्या है। कानून बनाने वालों ने इसमें एक बहुत जरूरी सेफगार्ड भी डाला था। वो ये कि कोई भी कंपनी काम में छोटे मोटे मामूली से फर्क दिखाकर सैलरी में भेदभाव नहीं कर सकती थी। मतलब अगर 2 नौकरियों का कोर काम एक जैसा है तो सैलरी भी एक जैसी ही देनी होगी। अब ये वाला हिस्सा तो बहुत ही कमाल का है। कानून में एक एंटी रिडक्शन क्लॉज था। इसे आप एक 1 वे रैचेट की तरह समझिए। मतलब अगर एक पुरुष को किसी काम के लिए 500 रुपए मिल रहे हैं और एक महिला को उसी काम के लिए 400, तो कंपनी को महिला की सैलरी बढ़ाकर 500 करनी होगी। वो पुरुष की सैलरी घटाकर 400 नहीं कर सकते। बराबरी हमेशा ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ नहीं। कानून तो बन गया था, पर उसकी असली परीक्षा तो अदालतों में होनी थी। ये वो दौर था जब कागज पर लिखे कानून को असल दुनिया की लड़ाइयों में परखा गया और वो और भी ज्यादा मजबूत होकर निकला। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1987 का मैकेनिन-मैकेंजी केस। अब देखिए, यहां मामला बिल्कुल सीधा सा था। एक कंपनी थी जो अपनी कॉन्फिडेंशियल लेडी स्टेनोग्राफर्स को कम सैलरी देती थी, जबकि मेल स्टेनोग्राफर्स को उसी काम के लिए ज्यादा पैसे मिलते थे। ये तो साफ साफ भेदभाव था। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो एकदम जबरदस्त था। कोर्ट ने कंपनी के हर तर्क को खारिज कर दिया। पहला, कोर्ट ने कहा कि कॉन्फिडेंशियल जैसे लेबल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम का जो कोर स्किल है यानी स्टेनोग्राफी वो तो एक ही है। दूसरा, कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी यूनियन एग्रीमेंट किसी के मौलिक अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरा, कंपनी ये बहाना नहीं बना सकती कि उसके पास बराबर सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। और फिर कोर्ट ने वो ऐतिहासिक बात कही जिसने इस कानून को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। एक नियोक्ता जिसे समान वेतन देने की क्षमता नहीं है, उसे अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बहुत ही पावरफुल और निर्णायक पल था। चलिए अब बात करते हैं इस कानून के सबसे बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसने इसकी भाषा और इसके दायरे दोनों को बदल दिया और इसे आज के जमाने के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक बना दिया। देखिए, जो 1976 का ओरिजिनल एक्ट था वो सेक्स के आधार पर भेदभाव को रोकता था। मतलब मुख्य रूप से पुरुष और महिला के बीच के अंतर को देखता था। लेकिन 2019 की जो नई कोड ऑन वेजेस आई, उसने इस शब्द को बदलकर जेंडर कर दिया। ये सुनने में शायद एक छोटा सा शब्द बदलाव लगे, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा है। तो इस एक शब्द के बदलने से असल में हुआ क्या? जेंडर शब्द का इस्तेमाल करके अब ये कानून साफ तौर पर ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी सैलरी में होने वाले भेदभाव से बचाता है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है जो कानून को आज के समाज के साथ खड़ा करता है। और इसी के साथ हम आ जाते हैं उस नए कानून पर जिसने 1976 के पुराने एक्ट की जगह ले ली है। ये है नई कोड ऑन वेजेस, जिसे 21वीं सदी के वर्कफोर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जरा देखते हैं कि पुराने और नए कानून में क्या क्या बदला।
जैसा कि हमने देखा, प्रोटेक्टेड ग्राउंड सेक्स से जेंडर हो गया। सजा के मामले में भी बदलाव है। अब पहले अपराध के लिए जेल की जगह सिर्फ जुर्माने पर जोर है। इंस्पेक्टर का रोल अब सिर्फ पुलिसिंग का नहीं बल्कि सलाह देने का भी हो गया है। और कर्मचारियों के लिए क्लेम फाइल करने की जो समय सीमा थी उसे अब एक समान 3 साल कर दिया गया है। इस बदलाव को समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सरकार का जो एनफोर्समेंट का रोल है वो अब एक ट्रैफिक कॉप जैसा नहीं रहा, जिसका काम सिर्फ चालान काटना या सजा देना था। अब ये रोल एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जैसा हो गया है, जिसका पहला काम है कंपनियों को कानून का पालन करने में मदद करना। और एक और बहुत जरूरी बात जो नई संहिता में बदली है वो है समय सीमा। अब किसी भी कर्मचारी के पास सैलरी में भेदभाव के खिलाफ क्लेम फाइल करने के लिए पूरे 3 साल का समय होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कर्मचारियों को न्याय पाने के लिए ज्यादा वक्त देता है। तो इस पूरे 50 साल के कानूनी सफर के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे आके रुकते हैं। कानून आज जेंडर की सुरक्षा तो करता है, लेकिन क्या ये गिग इकोनॉमी और काम करने के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। Welcome back to The Explainer. You know, for 50 years, a quiet but incredibly important battle has been fought in India's workplaces and courtrooms. And it's all over a simple, powerful idea: equal pay for equal work. So today, we're going to trace that entire legal journey. Okay, let's just dive right in with a question that really gets to the heart of this. What if you were paid less than a coworker for doing the exact same job? I mean, it's a fundamental question of fairness, right? And it's a challenge Indian law has been grappling with for half a century. So where does this whole story begin? Well, it starts right here, with a promise that's literally embedded in the DNA of the nation, the Constitution of India. This wasn't just, a nice idea. It was declared a constitutional goal from the get-go. But as we all know, having a promise on paper is one thing. The real trick, the real challenge, is turning that national promise into a workplace reality. How do you actually make it happen for every single person? Well, the first big answer came in 1976. This was the moment Parliament stepped in and passed a truly landmark piece of legislation, the Equal Remuneration Act. This was going to be the first major weapon for equality. And this is where the law got really, really smart. It didn't get bogged down in things like job titles or what your business card says. Nope. Instead, it focused on the substance of the work. What do people actually do day to day? And to make this super practical, the Act broke down this idea of same work into a really simple 3-part test. It basically asks, is the skill the same? Is the effort the same? And is the responsibility the same? If the answer to all 3 is yes, then guess what? The pay has to be the same. It's that straightforward. The Act also had this absolutely crucial safeguard built right in. It said you couldn't just lower the men's pay to match the women's. That's a big no-no. The only legal way to achieve equality was to level up. This made sure that the fight for equal pay didn't accidentally become a race to the bottom for everyone. Really clever. And you know what? The law's vision went way beyond just the paycheck. It also tackled what we call the opportunity gap. So it prohibited discrimination in hiring, in promotions, in training, because it recognized that equal pay is pretty meaningless if women are shut out from getting the jobs and advancements in the first place. Okay, so a law is one thing, but a law on paper is only as strong as its enforcement, right? The real test, the real-world impact, came when it hit India's courtrooms. That's where the 1976 Act truly got its teeth.
So, a really pivotal moment came in 1987. Here's the situation. A company was paying its confidential ladies stenographers less than its male stenographers. Now, their argument was, hey, the job titles are different. The women handle confidential work. So the court had to decide, was this a real difference or just a flimsy excuse? And the Supreme Court's response was, wow, just thunderous. They looked right past those job titles, saw the work was identical, and delivered this incredibly powerful moral statement. They completely shot down the company's argument that they just couldn't afford to pay everyone equally. I mean, this ruling completely flipped the script. Think about it. Before this, the employee had to somehow prove they were being discriminated against. But after this case, if the work looked similar, the burden of proof shifted to the employer. Now they had to prove that any pay difference was because of something legit, like more experience, and not, just because of gender. So for almost 50 years, that 1976 act was the law of the land. It did a lot of good. But society changes, right? Our understanding of equality evolves. And it became pretty clear that the law needed to evolve too. This timeline really shows that long arc of progress. You can see it starts with an international promise way back in the 50s, moves to that landmark 1976 Act, and then all the way to a complete overhaul with the new Code on Wages, which has now fully replaced the old Act. Now, of all the changes in this new code, this one-word shift might be the most profound. It moves from prohibiting discrimination based on sex to prohibiting it based on gender. And that's way more than just semantics. It officially and, very importantly, expands legal protection beyond the male-female binary to explicitly include transgender employees. It's about bringing the law into the 21st century. And this table here really lays out just how much was modernized. It wasn't just about gender inclusion. The new code also decriminalized first offenses, shifting the focus. Inspectors went from a policing role to more of an advisory facilitator role. And importantly, it gave employees a clear, uniform 3-year window to file a claim, which is a big deal for clarity. So, after this whole half-century journey, what does the future of fair pay actually look like in India today? What does this all mean for the workforce now? Okay, so let's boil this all down. What are the key takeaways from this entire story? First, and this is huge, the fight for equal pay is a constitutional right in India. It's fundamental. Second, the definition of equality is all about the nature of the work, not fancy job titles. Third, the law has grown up, evolving from just sex to a much more inclusive gender-based protection. And finally, the new vibe is about helping employers comply, not just punishing them right off the bat. So for businesses, what's the new reality? Well, it actually creates a pretty clear roadmap for compliance. The process is fairly straightforward. First, you evaluate jobs based on that classic trio of skill, effort, and responsibility. Then you analyze pay gaps across gender within those job groups. If you find any gaps, you have to document valid reasons for them, things like experience or seniority. And of course, you have to make sure your hiring and promotion policies are totally gender neutral. Through all of these changes, from the original 1976 Act all the way to the 2019 Code, one core principle has never, ever changed. And it's this: the value of someone's labor is about the work itself, not the gender of the person doing it, period. And that really leaves us with a final thought to chew on. The law has clearly evolved. It's more inclusive, it's smarter. But with new challenges on the horizon, like the gig economy, which is totally blurring the lines of what an employee even is, what's the next frontier in this fight? It just goes to show this 50-year journey for true economic equality, it's still ongoing. नाइनटीन 1980 के दशक में मुंबई की एक बड़ी शिपिंग कंपनी की कल्पना कीजिए।
वहां कुछ महिलाएं काम करती थीं जिनकी पदवी थी कॉन्फिडेंशियल लेडी स्टेनोग्राफर। उसी ऑफिस में बिल्कुल वही काम करने वाले पुरुषों को मेल स्टेनोग्राफर कहा जाता था, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, महिलाओं की तनख्वाह पुरुषों से काफी कम थी। जब यह मामला उठा तो कंपनी ने एक बड़ा अजीब तर्क दिया। उन्होंने कहा, नहीं, काम एक जैसा नहीं है, महिलाओं का काम गोपनीय है, इसलिए वो एक अलग श्रेणी में आती हैं। क्या सिर्फ एक शब्द जोड़ देने से काम की प्रकृति बदल जाती है? और क्या यह वेतन के अंतर को सही ठहरा सकता है? आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बुनी भारत की लंबी और फ्रैंकली फैसिनेटिंग कानूनी यात्रा पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और आज हम समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, इसकी कहानी उतनी ही घुमावदार है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक लंबा कानूनी सफर है जिसे 2 महत्वपूर्ण पड़ावों ने शक्ल दी है। पहला 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, और दूसरा 2019 का वेतन संहिता, कोड ऑन वेजेस, जो कुछ महीने पहले 21 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू हो गया। तो आज हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि ये विचार हमारे संविधान के एक वादे से निकलकर एक मजबूत कानून कैसे बना। फिर देखेंगे कि अदालतों ने कैसे कंपनियों के बहानों को खारिज किया और इस कानून को और धार दी। और अंत में हम आज 2026 में खड़े होकर ये जानेंगे कि इस नए कोड के आने से एक आम कर्मचारी के लिए क्या बदला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1976 में अचानक इस कानून की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इससे पहले सब कुछ मतलब भगवान भरोसे चल रहा था? भगवान भरोसे तो नहीं, लेकिन कानूनी ढांचा बहुत कमजोर था। देखिए, इसकी जरूरत के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली और सबसे मजबूत वजह तो हमारे संविधान में ही छिपी थी। संविधान का अनुच्छेद 39D साफ कहता है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करें। लेकिन एक मिनट, अनुच्छेद 19(4)D तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है ना? मतलब ये सरकार के लिए एक सलाह जैसी है, इसे सीधे तौर पर कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता था। तो फिर ये एक मजबूत अधिकार कैसे बना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सालों तक यही स्थिति थी, लेकिन 1982 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। इस केस में कोर्ट ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत कोई हवाई विचार नहीं है। ये अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, राइट, और अनुच्छेद 16 यानी सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता का ही एक हिस्सा है। इस एक फैसले ने इसे एक सलाह से उठाकर एक लागू करने योग्य मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने तो 1950 में ही इसकी नींव रख दी थी, लेकिन उसे असली कानूनी ताकत मिलने में 30 साल से ज्यादा लग गया। ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव के लिए सिर्फ इरादा काफी नहीं होता। खैर, ये तो हुई देश की बात। क्या कोई बाहरी वजह भी थी? कोई इंटरनेशनल प्रेशर? हाँ, और वो भी बहुत बड़ी वजह थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत ने 1958 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के समान पारिश्रमिक कन्वेंशन 1951 पर दस्तखत कर दिए थे। यानी हम दुनिया से वादा कर चुके थे कि हम ऐसा कानून लाएंगे, लेकिन वादा करके भूल गए। लगभग भूल ही गए। करीब 20 साल तक कुछ नहीं हुआ। असली, जिसे कहते हैं डिसाइसिव मोड, आया 1975 में, जब पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। तब जाके सरकार की नींद खुली। वैश्विक मंच पर अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए सरकार ने पहले जल्दबाजी में एक अध्यादेश जारी किया और फिर 1976 में ये पूरा कानून बनाया। ये दिलचस्प है। तो कानून तो बन गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल समान काम और समान वेतन का मतलब क्या है? क्योंकि कंपनियां तो 1000 तरीके निकाल सकती हैं ये साबित करने के लिए कि 2 लोगों का काम समान नहीं है, जैसा उस शिपिंग कंपनी ने किया। बिल्कुल, और कानून बनाने वालों को इस बात का पूरा अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों को बहुत चतुराई से परिभाषित किया। पहले बात करते हैं पारिश्रमिक यानी वेतन की। इसकी परिभाषा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रखी गई। इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं थी, बल्कि नकद या किसी और रूप में मिलने वाले दूसरे फायदे भी शामिल थे। इसका मतलब ये था कि कोई कंपनी ये नहीं कह सकती थी कि देखो, हम बेसिक सैलरी तो बराबर दे रहे हैं। अगर वो पुरुषों को घर का किराया या अनाज भत्ता या कोई और सुविधा दे रही थी और महिलाओं को नहीं, तो वो भी कानून का उल्लंघन माना जाता। और एक ही काम या समान प्रकृति का काम, इसे कैसे परखा जाता था? इसके लिए 3 पैमाने तय किए गए। काम के लिए जरूरी कौशल यानी स्किल, उसमें लगने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास एफर्ट, और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गॉट इट। और कानून में एक और शानदार बात थी। उसमें लिखा था कि अगर एक पुरुष और महिला के काम के बीच का अंतर व्यावहारिक महत्व का नहीं है, नॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, एग्जैक्टली, तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जैसे अगर एक पुरुष क्लर्क दिन में 1 बार कोई भारी बक्सा उठाता है और महिला क्लर्क नहीं,
तो इस छोटे से अंतर के आधार पर उसकी सैलरी ज्यादा नहीं की जा सकती। काम को समग्र रूप में देखा जाएगा। यहाँ ये वास्तव में इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैंने आपके भेजे गए नोट्स में एक एंटी रिडक्शन क्लॉज के बारे में पढ़ा। ये क्या था? सुनने में ये बहुत पावरफुल लगता है। ये इस कानून की आत्मा थी, इसका सबसे प्रगतिशील हिस्सा। धारा 4 साफ कहती थी कि अगर कोई कंपनी कानून का पालन करने के नाम पर समानता लाने के लिए पुरुषों का वेतन कम नहीं कर सकती, यानी अगर पुरुष क्लर्क को 500 रुपए मिल रहे हैं और महिला क्लर्क को उसी काम के 400, तो कंपनी को महिला का वेतन बढ़ाकर 500 करना होगा। एग्जैक्टली वो ये नहीं कह सकती कि ठीक है हम दोनों को ही 400 देंगे। तो ये सिर्फ बराबरी का कानून नहीं था, ये असल में एक अपलिफ्टमेंट कानून था। ये कंपनियों को शॉर्टकट लेने से रोकता था, उन्हें हाशिए पर मौजूद समूह को ऊपर लाना ही पड़ता था। ये तो सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, मतलब ये कानून सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहा था, ये अवसरों की भी बात कर रहा था, है ना? हाँ, धारा 5 इसी बारे में थी। उसने भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और ट्रेनिंग में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पर भी रोक लगाई। ये उस अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए था जिसे हम ग्लास सीलिंग कहते हैं। क्योंकि सोचिए, अगर महिलाओं को प्रमोशन के मौके ही नहीं मिलेंगे तो समान वेतन का अधिकार ऊपरी स्तर पर उनके लिए तो बेमानी ही हो जाएगा। बिल्कुल। कानून बनाना एक बात है, लेकिन उसे लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। मुझे लगता है कि वेतन का भेदभाव साबित करना बहुत मुश्किल होता होगा। कंपनियां तो हजार बहाने बना सकती हैं। उस वक्त इसे साबित करने का बोझ किस पर था? कर्मचारी पर या कंपनी पर? और कोई इंस्पेक्टर इसे पकड़ता कैसे था? सब कुछ कागजों पर यानी डॉक्यूमेंटेशन पर निर्भर था। हर कंपनी के लिए खास रजिस्टर रखना अनिवार्य था, जिसे फॉर्म डी कहते थे। फॉर्म डी? हाँ, आप इसे कंपनी के वेतन ढांचे का एक तरह से एक्सरे समझ सकते हैं। इसमें हर पद के लिए काम का संक्षिप्त विवरण, उस पद पर कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं और उन सब की सैलरी का पूरा ब्यौरा, बेसिक, महंगाई भत्ता, घर का किराया, दूसरे फायदे, सब कुछ अलग अलग लिखना होता था। तो ये एक तरह से सबूतों का खजाना था। बिल्कुल। अगर कोई इंस्पेक्टर आता और देखता कि रजिस्टर में 2 पदों के लिए काम का विवरण लगभग एक जैसा है लेकिन सैलरी में अंतर है, तो ये भेदभाव का सीधा सबूत होता था। कंपनियां एक आम चालाकी करती थीं। वो पुरुषों को दिए जाने वाले वस्तु के रूप में फायदे जैसे मुफ्त घर या गाड़ी का पैसे में मूल्य रजिस्टर में दिखाती ही नहीं थी। अच्छा, ताकि कागजों पर सैलरी बराबर दिखे पर असल में फर्क हो। हाँ, यही होता था। जाहिर है मामले अदालतों तक भी पहुंचे होंगे। कोई ऐसा केस है जो लैंडमार्क माना जाता है, जिसने इस कानून की दिशा ही तय कर दी हो? हाँ, एक केस है जिसे इस कानून का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैकिनन, मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ऑड्री डिकोस्टा, 1987 का केस है। ये वही कॉन्फिडेंशियल लेडी स्टेनोग्राफर वाली कहानी है जिससे हमने शुरुआत की थी। ऑड्री डिकोस्टा और दूसरी महिला स्टेनोग्राफर्स ने कंपनी के खिलाफ केस किया और कंपनी ने कोर्ट में भी वही गोपनीय काम वाला तर्क दिया होगा। हमने यूनियन के साथ समझौते में तय किया है और हमारी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है कि हम सबका वेतन बढ़ा सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके उनके सारे तर्कों की धज्जियां उड़ा दी। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। क्या कहा कोर्ट ने? पहला, कोर्ट ने कहा कि पद के नाम या जॉब टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम की असल प्रकृति देखेंगे, जो कि दोनों ही मामलों में स्टेनोग्राफी थी। दूसरा, कोर्ट ने आर्थिक तंगी की दलील पर जो कहा वो आज भी मिसाल है। कोर्ट ने कहा, जिस नियोक्ता के पास अपने कर्मचारियों को समान मजदूरी देने के पैसे नहीं है, उसे अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वाह, ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है। इसका मतलब है कि समान वेतन देना कोई ऑप्शन नहीं है। ये व्यापार करने की एक बुनियादी शर्त है। बिल्कुल। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि कानून देश का सर्वोच्च है। कोई भी प्राइवेट समझौता, चाहे वो यूनियन के साथ ही क्यों ना हो, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट ने सबूत का बोझ, द बर्डन ऑफ प्रूफ, कंपनी पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि एक बार कर्मचारी ने ये दिखा दिया कि पहली नजर में काम एक जैसा लग रहा है, तो अब ये साबित करना कंपनी की जिम्मेदारी है कि काम अलग क्यों और कैसे है। इस एक नियम ने कर्मचारियों के लिए लड़ाई बहुत आसान कर दी। इस फैसले ने तो परमानेंट कर्मचारियों की स्थिति मजबूत कर दी, लेकिन भारत में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग कॉन्ट्रैक्ट पर या दिहाड़ी पर काम करते हैं। उनका क्या? ये एक बहुत जरूरी सवाल था जिसका जवाब 2017 में मिला, पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह मामले में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को अस्थायी और दिहाड़ी मजदूरों पर भी पूरी तरह से लागू कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर काम एक जैसा है तो आप सिर्फ इसलिए कम वेतन नहीं दे सकते क्योंकि कोई कर्मचारी परमानेंट नहीं है। ये शोषण है। ये शोषण है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो 1976 का ये कानून लगभग 50 साल तक चला और अदालतों ने इसे समय के साथ और मजबूत बनाया। लेकिन अब नवंबर 2025 से ये खत्म हो गया है और इसकी जगह वेतन संहिता 2019 ने ले ली है। ये बदलाव क्यों जरूरी था? क्या पुराने कानून में कोई कमी रह गई थी? इसे खात्मा नहीं बल्कि एक विकास कहना ज्यादा सही होगा। एवोल्यूशन नॉट एलिमिनेशन। पुराने कानून के जो अच्छे सिद्धांत थे वो सब नए कोड में शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन हाँ,
पुराना कानून आज की दुनिया के हिसाब से कुछ जगहों पर अधूरा पड़ रहा था। नए कोड ने उन कमियों को दूर करने की कोशिश की है। और हाँ, ये जानना जरूरी है कि जो मामले 21 नवंबर 2025 से पहले अदालतों में थे वो पुराने कानून के तहत ही चलेंगे। अच्छा, लेकिन अब कोई भी नया मामला इस नए कोड के दायरे में आएगा। ठीक है। तो आज के कर्मचारियों के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे बड़े और सबसे असरदार बदलाव क्या हैं? यहाँ कुछ बहुत ही आकर्षक बदलाव है। सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है भाषा का। 1976 का कानून सिर्फ पुरुष और महिला की बात करता था। नया कोड जेंडर शब्द का इस्तेमाल करता है। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। मतलब अब ये कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी सुरक्षा देता है? बिल्कुल, ये अब सिर्फ महिला पुरुष के भेदभाव तक सीमित नहीं है। ये हर जेंडर के व्यक्ति को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार देता है। ये सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा फैसले के अनुरूप एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम है, जो कानून को आज के समाज की सच्चाई के करीब लाता है। ये वाकई एक बड़ा कदम है। और प्रशासन के स्तर पे क्या बदला है? मैंने पढ़ा कि इंस्पेक्टर का रोल बदल गया है। हाँ, अब उन्हें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा जाता है। ये सोच में एक बड़ा बदलाव है। अब उनका काम सिर्फ छापा मारकर सजा देना नहीं है, बल्कि कंपनियों को कानून का पालन करने में मदद करना और सलाह देना भी है। तो एक तरह से पुलिसिंग से पार्टनरशिप की तरफ जाने की कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं। साथ ही अब निरीक्षण वेब आधारित और रैंडम तरीके से होते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़े और इंस्पेक्टर राज का डर कम हो। लेकिन क्या इससे कानून का डर कम नहीं हो जाता? अगर पहली बार अपराध करने पर सजा की जगह सलाह मिलेगी, तो क्या बड़ी कंपनियां इसे बस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानकर नजरअंदाज नहीं करेंगी? ये एक जायज चिंता है और इसीलिए सजा के प्रावधानों में भी संतुलन बनाया गया है। अब पहले अपराध के लिए सीधे जेल नहीं होती, सिर्फ जुर्माना लगता है, जो 50,000 रुपए तक हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी 5 साल के अंदर वही अपराध दोबारा करती है, तो फिर जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी भारी लगेगा। इसके पीछे का विचार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही ये भी संदेश देना है कि बार बार कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक संतुलित नजरिया लगता है। और कर्मचारियों के लिए कोई और राहत? शिकायत करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव? हाँ, 2 और बड़े बदलाव हैं। एक, अब वेतन से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए 3 साल की एक समान समय सीमा तय कर दी गई है। पहले अलग अलग कानूनों में ये अलग अलग थी, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता था। हाँ, ये तो कर्मचारियों के लिए अच्छा है, उन्हें काफी समय मिल जाता है। बिल्कुल। और दूसरा, नए कोड में एक दिलचस्प चीज जुड़ी गई है। इसमें साफ तौर पर अनुभव यानी एक्सपीरियंस को वेतन में अंतर का एक जायज आधार माना गया है। अच्छा, तो अब कंपनियां कह सकती हैं कि हम ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कानून में शर्त है कि ये नीति पारदर्शी होनी चाहिए और भेदभाव का जरिया नहीं बननी चाहिए। यानी कंपनी को ये साफ साफ बताना होगा कि वो अनुभव को कैसे माप रही है और उसके आधार पर वेतन में कितना फर्क आ रहा है। ये किसी एक जेंडर के लोगों को फायदा पहुंचाने का बहाना नहीं बन सकता। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, तो ये कहानी संविधान के एक ऊंचे आदर्श अनुच्छेद 39D से शुरू हुई। फिर 1976 के कानून ने इसे जमीन पर उतारा, अदालतों ने इसे तराशा और मजबूत किया, और अब 2019 का ये नया कोड इसे आज की दुनिया के लिए और ज्यादा प्रासंगिक और समावेशी बना रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। कानून का बाहरी रूप बदला है, लेकिन आत्मा वही है। काम का मूल्यांकन होना चाहिए, काम करने वाले के जेंडर का नहीं। नया कोड ज्यादा व्यापक है, ज्यादा समावेशी है और आज के डिजिटल युग के काम करने के तरीकों के ज्यादा अनुकूल है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक मामले में गिग वर्कर्स जैसे ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर या डिलीवरी पार्टनर्स, उनको सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से कर्मचारी जैसा ही माना है। हमारे स्रोतों का मानना है कि इस तर्क को वेतन संहिता के तहत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। पुराना कानून फैक्ट्रियों और दफ्तरों के लिए बना था। नया कोड जेंडर को शामिल करके भविष्य के लिए तैयार हुआ है। लेकिन क्या समान वेतन की अगली और सबसे बड़ी लड़ाई इंसानों और एल्गोरिदम के बीच होगी? सोचिए, अगर किसी राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम, चाहे अनजाने में ही सही, एक जेंडर के ड्राइवरों को लगातार ज्यादा फायदेमंद या लंबी दूरी की राइड्स देता है और दूसरे जेंडर के ड्राइवरों को कम फायदे वाली, इससे दोनों की कमाई में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। लेकिन इसे साबित कैसे किया जाएगा? एल्गोरिदम तो एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। क्या कोई ड्राइवर कोर्ट में ये कह सकता है कि मेरे साथ एक कोड भेदभाव कर रहा है? यही भविष्य की चुनौती है। क्या इस तरह के एल्गोरिथमिक भेदभाव को नए कोड के तहत वेतन भेदभाव का एक नया रूप मानकर चुनौती दी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के कानून, तकनीक के जानकार और अदालतें मिलकर तय करेंगे। ये समान वेतन की लड़ाई का अगला मोर्चा हो सकता है।